Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you Archimedes principle from a class 9 science book. ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने बॉयंसी समझी कि बॉयंट फोर्स क्या होता है. बॉयंस फोर्स में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. जो भी फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट देता है उसी को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, या इस फिनोमेना को हम बॉयंसी कहते हैं कि हर एक फ्लूइड जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर डिप करते हैं वो तब तक जो है उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्ट करता है और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये फोर्स हमेशा एक्सर्ट होता है. ठीक है, और इसी वजह से हमें चीज़ें जो हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर हल्की लगती हैं. इवन जब हम स्विम करते हैं पानी के अंदर तो हमें हमारा शरीर हल्का महसूस होता है एज कम्पेयर टू कि जब हम बाहर अर्थ के ऊपर रहते हैं. ठीक है, या जैसे कोई चीज़ है, बाल्टी है, कुएं में बाल्टी डालते हैं आप, या कोई भी एक चीज़ अगर आप जो है रस्सी से बांध करके किसी पानी में डिप करिए तो उस वक्त बाहर जब वो रहती है तो वो भारी लगती है, लेकिन जैसे ही पानी से वो टच होती है, डिप होती है, उसके अंदर वो चीज़ हल्की लगने लगती है. ये अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से होता है जिसको कि हम बॉयंसी कहते हैं. ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि बॉयंसी क्या होती है, बॉयंट फोर्स होता है. ठीक है, लेकिन ये फोर्स का अमाउंट क्या होता है. जैसे हमें पता है कि ग्रेविटी जिसको कि हम जी से डिनोट करते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जो पुल है जिसकी की वजह से सारी चीज़ें ग्रेविटी की वजह से अर्थ के ऊपर गिर जाती हैं, तो इसकी वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये हमने कैलकुलेट कर रखी हुई है. ठीक है, लेकिन ये जो अपवर्ड जो फोर्स थ्रस्ट लग रहा है या जिसको हम बॉयंसी कह रहे हैं, ये कितना लगेगा. ठीक है, और इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिव रोल प्ले करते हैं. क्या सारी चीज़ों के ऊपर एक बराबर बॉयंट फोर्स लगता है, या ऐसा है कि जो लिक्विड है जिसके के अंदर हम डिप कर रहे हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी जो है बॉयंसी को इफेक्ट करती है. ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में. ठीक है, सो एक एक्टिविटी है, सबसे पहले वो है एक्टिविटी 10.7. इसको हम देख लेते हैं क्या कहा गया है. सो टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ ए रबर स्ट्रिंग और ए स्प्रिंग बैलेंस. तो या अगर आपके पास रबर बैंड जो बालों में लगाते हैं वैसा रबर बैंड हो या स्प्रिंग बैलेंस हो, कोई भी चलेगा. ठीक है, उसके एक छोर पे एक आप जो है पत्थर स्टोन बांध लीजिए. ठीक है, जब आप बांधेंगे तो आपको कुछ ऐसे फिगर में जैसे दिया हुआ है. ठीक है, आपको इस तरीके का सेटअप बना लेना है. ठीक है, जैसे ये आपने रबर स्ट्रिंग से बनाया है. ठीक है, इस तरह का सेटअप आपको कुछ बनाना है. ओके, देन आप जब इसको ऐसे फर्स्ट ए जो केस में इसको जब आप ऐसे रबर बैंड को लोगे तो रबर बैंड क्योंकि स्ट्रेचेबल होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द स्टोन ये रबर बैंड कुछ खिंचा सा रहेगा, है ना. वेट, क्योंकि अगर वेट नहीं होगा तो रबर बैंड वापस छोटा सा हो जाएगा. लेकिन जैसे ही रस्सी में ये आपने रबर बैंड में आपने ये बांधा हुआ है स्टोन, तो रबर बैंड नीचे कुछ खिंच सा जाएगा. ठीक है, लेकिन इस सेटअप को बी वाले केस में देखिए, इस सेटअप को जब हमने एक बीकर में पानी भर लिया और इसके अंदर उस स्टोन को डिप किया तो हम ये देखेंगे कि जो रबर बैंड का जो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो स्ट्रेच हुआ ये जो लेंथ है, ठीक है, तो सपोज ये 5 था. ठीक है, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए था. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जब आपने इसको डिप कर दिया तो आपको दिखेगा कि 4 है या 3.5 सेंटीमीटर हो गया है, थोड़ा कम हो गया ये स्ट्रेच. यानी इस लिक्विड का जिसको कि हम बॉयंसी कह रहे हैं इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स पड़ा जिसकी की वजह से ग्रेविटी की वजह से पहले यहाँ पे केवल ग्रेविटी काम कर रही थी, मास इनटू ग्रेविटी काम कर रही थी और यही इसका वजन था. लेकिन अब इस mg को ऊपर की तरफ एक पुश मिला जिसकी की वजह से इसका वेट जो है वो कम हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे और वेट कम होने की वजह से ये जो स्ट्रेच था ये स्प्रिंग बैलेंस में या रबर बैंड में ये स्ट्रेच जो है कम हो गया, इसका अमाउंट, स्ट्रेच का अमाउंट कम हो गया. ठीक है, सो इसीलिए फिगर में लिखा गया है ऑब्जर्व द इलोंगेशन ऑफ द रबर स्ट्रिंग ड्यू टू वेट ऑफ ए पीस ऑफ द स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर. और बी केस में है द इलोंगेशन डिक्रीजेस एज द स्टोन इज इमर्स्ड इन वाटर. इमर्ज मतलब डिप करके रखना, डिप करना मतलब इमर्ज करना. ठीक है, और इलोंगेट मतलब बढ़ा हुआ हो जाना. ठीक है, बड़ा, जैसे लेंथ इंक्रीज कर जाने की प्रोसेस को हम इलोंगेशन कहते हैं. ठीक है, सो ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग
और द रीडिंग ऑन द बैलेंस। अगर आपने स्प्रिंग बैलेंस लिया है या अगर आपने रबर बैंड लिया है तो आप देखिए कि क्या होता है, इलॉन्गेशन क्या होगा, इलॉन्गेशन घट जाएगा या इलॉन्गेशन बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप पानी में डिप कर रहे हैं इलॉन्गेशन जो है वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक अपथ्रस्ट फोर्स मिलेगा जिसकी की वजह से उसका वजन, जो भार वो स्प्रिंग के ऊपर या फिर वो रबर बैंड के ऊपर दे रहा था, वो भार अब कम हो जाएगा जिसकी की वजह से उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट द इलॉन्गेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर। ठीक है, जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम पत्थर को पानी में डुबोते जा रहे हैं, धीरे 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 करके जो स्प्रिंग बैलेंस है या रबर बैंड है उसका इलॉन्गेशन कम हो गया। ठीक है, सो however no further change is observed once the stone gets fully immersed in the water. What do you infer from the decrease in the extension of the string or reading of the spring balance? ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्टोन को डिप करते जाएंगे उसकी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। फाइन। सो आप क्या समझते हैं कि ये जब हम स्टोन को, मतलब जो स्ट्रिंग का लेंथ है, इलॉन्गेशन है, वो तभी तक कम हो रहा है जब तक कि स्टोन फुली इमर्ज नहीं हो जाता। एक बार स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको कि हमने इस तरह से कर रखा है, एक बार जब वो पूरी तरीके से पानी में डूब जा रहा है उसके बाद जो है वो इलॉन्गेशन में कोई कमी नहीं आ रही है, उसके बाद वो फिक्स हो जा रहा है। ये तभी तक इलॉन्गेशन में कमी आ रही है जब तक कि वो पूरी तरीके से डिप नहीं हो जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, जैसे हमने कभी अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने यही कहा कि हर एक चीज़ को जो है लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स से या बॉयंसी देता है। ठीक है, वो अलग बात है कि डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कि वो तैरेगा कि नहीं तैरेगा। ठीक है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितना बॉयंट फोर्स जो है वो अप्लाई करता है। जैसे हमें अर्थ की ग्रेविटी का पता है, लेकिन हमें फ्लूइड की बॉयंसी, कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम ये पता करना चाहते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट द इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। हमें पता है कि जो इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हुआ था वो रबर बैंड में वो वेट ऑफ द स्टोन की वजह से था। ठीक है, सो सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन वाटर, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे हमने कहा कि अब क्योंकि जब हमने इस स्टोन और रबर बैंड के सेटअप को पानी में डिप किया तो एक्सटेंशन में कमी आई, यानी कि स्टोन को नीचे से किसी ने ऊपर की तरफ पुश किया होगा, तभी ये एक्सटेंशन में कमी आई है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स, यहाँ पे अब आप देखिए दो ये जो वर्ड लिखा गया है नेट फोर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस एंड हेंस द इलॉन्गेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे एक सेटअप है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये एक सेटअप है जिसमें कि हमने एक स्टोन बांध रखा है। ठीक है, इसको जब हम पानी में डिप करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे इसका mg मास इंटू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये पानी जो है इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एक जो है एक नीचे की तरफ खींच रहा है और एक ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो नेट मास होगा इसका, इन दोनों के डिफरेंस को, ठीक है, इन दोनों के सम को जो है जितना जोड़ने पे आएगा वो चीज़ इस समय नेट फोर्स, वो उसको हम कहेंगे। ठीक है, पहले जब पानी में डिप नहीं किया था तो केवल इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा था mg, लेकिन जब हमने पानी में डिप किया तो इसके ऊपर एक और अपथ्रस्ट फोर्स लगने लग गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस या नेट फोर्स जो है उसको देख करके इलॉन्गेशन उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, पहले, और अब क्योंकि नेट फोर्स जो है ओरिजिनल फोर्स से कम हो गया है, इस वजह से ये इलॉन्गेशन में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, एज डिस्कस्ड अर्लियर दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, इसी को हम बॉयंसी कहते हैं। ठीक है, सो अब हमने जान लिया कि बॉयंसी है। हमारा फिर से वही क्वेश्चन है कि ठीक है, हमें सब पता चल गया है कि अपथ्रस्ट फोर्स फ्लूइड जो है वो एक्सर्ट करता है और जो है ये इसी वजह से जो है चीज़ें जो है उसमें तैरती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितना बॉयंट फोर्स एक्सर्ट करता है।
कितना अमाउंट होता है, और ये फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या वो फ्लूइड के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या जो ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं उसके फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या वो फैक्टर्स है हम इसको समझते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी, ठीक है, कितना अमाउंट में ये बॉयंट फोर्स एक्सर्ट करता है, हम ये जानना चाहते हैं। इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड्स फॉर ए गिवन बॉडी, क्या जैसे कोई एक चीज़ है, जैसे एक नेल है, नेल के ऊपर जो बॉयंट फोर्स लगेगा, कील है, उसके ऊपर बॉयंट फोर्स हम जो भी लगाएंगे, चाहे उसको लिक्विड में रखें, चाहे उसको दूध में रखें, चाहे उसको हम हनी में रखें, क्या सबके ऊपर क्या नेल के ऊपर सारे फ्लूइड्स में एक ही तरह का बॉयंट फोर्स होगा, या अलग अलग फ्लूइड्स में अलग अलग तरीके का बॉयंट फोर्स होगा, ठीक है। सो डू ऑल बॉडीज इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बॉयंट फोर्स, क्या सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक फ्लूइड में एक जैसा बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही मिला है, ठीक है। सो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज contained in Archimedes' principle status as follows. When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. अब हमने बोला कि हमारा क्वेश्चन यही था कि भाई फ्लूइड जो है एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, पर कितना एक्सर्ट करता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड को जितना ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, उतना ही उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। यही रीज़न है कि एक कील है जो कि हल्की है, वो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक जहाज़ है वो पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि जहाज़ का जो सरफेस एरिया इतना बड़ा है, ठीक है, और कील का सरफेस एरिया इतना सा है, ठीक है। तो जहाज जो है इतने सारे अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है, इतने सारे अमाउंट को डिस्प्लेस करता है, लेकिन ये कील तो पतली सी है, तो केवल इतने ही अमाउंट को डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो इस वजह से बॉयंट फोर्स जो है जहाज के ऊपर ज़्यादा लगता है, इस वजह से हमारा बड़े बड़े शिप्स जो है वो पानी में तैरते हैं, जबकि कील जो है हमारी वो डूब जाती है, ठीक है। तो अप थ्रस्ट फोर्स, इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज हैं, बड़े बड़े कंटेनर वाले जो शिप्स होते हैं, वो समंदर के किनारे पे नहीं आते, किनारे से काफ़ी दूर ही जो है वो सी शोर से दूर ही रहते हैं, क्योंकि सी शोर के ऊपर वाटर का नीचे का जो पानी है लेवल वो कम रहता है, वो उसको उतना वाटर नहीं मिलता है, ठीक है। इस वजह से वो उनको वहाँ पे डूबने का खतरा रहता है, इस वजह से वो किनारे नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा, उतना पानी जब तक वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे तब तक वो तैर नहीं सकते हैं, ठीक है। So now you can explain why a further decrease in the elongation of the string was not observed in activity 10.7 as the stone was fully immersed in water. तो इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया कि एक बार जब पूरा का पूरा पत्थर पानी में डूब जाता है, तो जितना उसको वाटर डिस्प्लेस करना था वो कर चुका होता है, ठीक है, ऑलरेडी। तो अब फर्दर डिक्रीज तो पॉसिबल नहीं है ना, कि जितना उसको पूरा अगर पूरी तरीके से डूब चुका है पत्थर पानी में, तो अब उसने जितना उसको डिस्प्लेस करना था वाटर, उतना उसने डिस्प्लेस कर चुका है, तो अब फर्दर डिक्रीज नहीं होगा, है ना। तो अब ये जो प्रिंसिपल है जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहे हैं, अभी तो हमें बहुत कॉमन सी चीज़ लग रही है, बिकॉज हम बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी जानते हैं, बट जब ये फर्स्ट टाइम कोई डिस्कवर करता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं। उस वक्त तो खाने और जीने के ही बहुत कठिनाई वाला समय था, तो साइंस उस वक्त बहुत कम लोग ही करते थे, लेकिन जो करते थे वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेडिकेटेड रहते थे, ठीक है। तो आर्किमिडीज के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। सो आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर हिम after noticing that the water in the bathtub overflowed when he stepped into it. He ran through the streets running shouting Eureka, which means I have got it. ठीक है, तो इनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि ये नहा रहे थे, और जब ये नहाने के लिए बाथ टब में बैठे तो इन्होंने देखा कि जब ये बैठे बाथ टब में, तो जितना इनका वजन है
उतना ही पानी जो है बाथ टब से बाहर गिर गया, ठीक है। जैसे आप ग्लास भरी हुई है, उसके अंदर आप अपना हाथ डालिए, ठीक है, और तो आप देखोगे कि जैसे आप ग्लास में हाथ डालोगे या टब भरा हुआ है, बाल्टी भरी हुई है, उसके अंदर आप अपने कपड़े डालिए तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। तो इससे ये जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया है कि जितना वेट हम कोई भी सामान का डालते हैं पानी में, उतना ही वजन, अपने वजन के बराबर वो वाटर को डिस्प्लेस करता है और उतना ही अमाउंट का उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगता है। यही चीज़ जो है जब फर्स्ट टाइम आर्किमिडीज ने मतलब ऑब्जर्व किया, ऐसे तो सबने एक्सपीरियंस किया था, बट उन्होंने इसको साइंटिफिक ढंग से ऑब्जर्व किया तो वो बहुत ही खुश हुए और यूरेका मतलब कि आई हैव गॉट इट, मेरे को अब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो दिस नॉलेज हेल्प हिम टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द क्राउन मेड फॉर द किंग। तो इस प्रिंसिपल को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके उन्होंने एलिमेंट्स की प्योरिटी, खासकर गोल्ड, जैसे कि किंग का जो है मुकुट वगैरह बनता था उस वक्त, उसकी प्योरिटी को भी जांचा, ठीक है। सो हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ जियोमेट्री एंड मैकेनिक्स मेड हिम फेमस एंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवर, पुली, व्हील्स एंड एक्सेल हेल्प द ग्रीक आर्मी इन इट्स वॉर विद रोमन आर्मी, ठीक है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मेड मेनी एप्लीकेशन। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, शिप्स, उनका आर्किटेक्चर, उनका जो शेप है, उनका बॉडी डिज़ाइन है, वो सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स, ठीक है। लैक्टोमीटर क्या होता है? मिल्क की प्योरिटी को जांचने के लिए एक, कि दूध में कितना पानी मिला है, दूध में कितना अमाउंट ऑफ फैट है, तो ये भी डेंसिटी के ऊपर सब डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। सो विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड हैं, ठीक है। सो अब हम एक और रिलेटिव डेंसिटी, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है कि रिलेटिव डेंसिटी, जैसे हमने बोला कि कोई चीज़ पानी में तैरेगी या पानी में डूब जाएगी, हम ये कहते हैं कि अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो तैरेगी, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो नहीं तैरेगी, ठीक है। सो एज यू नो द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये रखते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसी के हिसाब से हुई, ठीक है। सो द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन्स द सेम। तो किसी भी, जैसे डेंसिटी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कुछ कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर की दी हुई हैं तो डेंसिटी उसी के हिसाब से वेरी भी करती है, ठीक है। सो देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी किसी भी चीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है और डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, for while that of water is 1000 kg per meter cube. The density of a given sample of a substance can help us to determine its purity. जैसे आर्किमिडीज ने प्योरिटी गोल्ड की पता कर ली, ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से, वैसे ही हम भी पता कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब जैसे हमें किसी चीज़ की डेंसिटी ऑलरेडी पता है और हर एक चीज़ की डेंसिटी होती है, तो अगर हम हमेशा तो डेंसिटी नहीं निकाल सकते ना, हर समय तो नहीं कर सकते, लेकिन एक गोल्ड स्टैंडर्ड तो बना सकते हैं ना, डिपेंडिंग कि हमको जैसे पता है कि वाटर की कितनी डेंसिटी है, ठीक है। तो दूसरे एक अननोन सामान है, ठीक है, जैसे हमको कोई कह रहा है कि ये जो है ये गोल्ड का कंगन है, ठीक है, ये गोल्ड का कंगन है, हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या है, तो वाटर हमने ले लिया और वो जो गोल्ड है उसका डेंसिटी जो है अगर हम कैलकुलेट करेंगे
तो रिलेटिव अगर हम निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कह रहे हैं ये कितनी प्योर है, ठीक है, कितना प्योर है। अगर वो डेंसिटी उतनी ही आई, हर एक चीज़ की डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता है, तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल लें तो अननोन चीज़ों की भी हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो डेंसिटी गोल्ड स्टैंडर्ड से मैच करती है तो वो चीज़ उतनी प्योर है। अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है तो इट मीन्स कि उसके अंदर इम्प्योरिटी है, ठीक है। सो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है, हम कभी भी इससे कंपेयर कर सकते हैं। सो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की वाटर के रिस्पेक्ट में क्या डेंसिटी है, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट्स। भाई एक ही डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम दोनों है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, एक रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की है 10.8, यानी वाटर के रिलेशन में इसकी डेंसिटी 10.8 है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg मीटर पर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट, SI यूनिट में सिल्वर की जो है डेंसिटी क्या होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का वही फॉर्मूला लगाते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 10.8 इंटू 10 to the power 3 kg मीटर क्यूब, ठीक है। सो इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी को यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंसेस की प्योरिटी का पता करने के लिए, ठीक है। सपोज जैसे हमें कोई एक, अगर आपको और मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं, जैसे एक कोई चीज़ है, मुझे उसकी डेंसिटी नहीं पता है, कोई लिक्विड है, कोई मान लीजिए सिरप है, उसकी डेंसिटी नहीं पता है, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि ये जो सिरप है इसके अंदर जो है मैंने जो है इसकी इस सिरप के अंदर मैंने कैल्शियम डाल रखा है, ठीक है, ये कैल्शियम का सिरप है, ठीक है। तो मुझे पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या आती है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी पता है, और कैल्शियम की भी गोल्ड स्टैंडर्ड डेंसिटी मुझे पता है, ठीक है। तो इन दोनों की रिलेटिव डेंसिटी मैं जो है कैलकुलेट करूँगी, और वहाँ से कैल्शियम की डेंसिटी मैं कैलकुलेट करूँगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और फिर जो लिक्विड है उसकी जब मैं डेंसिटी कैलकुलेट करूँगी तो मैं कैल्शियम की डेंसिटी और जो मेरे पास सैंपल है लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी को मैं कंपेयर करूंगी कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर वो सेम वैल्यू है यानी वो प्योर कैल्शियम है, या और अगर उसमें डेंसिटीज में फ़र्क आता है आंसर में तो यानी कैल्शियम के साथ कुछ और भी मिला हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़। इसी तरीके से इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके आर्किमिडीज ने गोल्ड की प्योरिटी भी डिटरमाइन की थी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, I will surely reply. Thank you.